नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर नंबर 9 की। तो यहाँ पर हम अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड और इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, करंट की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट आप जानते हैं, करंट की वजह से जो पावर डेवलप्ड होगा और जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट की वजह से यहाँ पे आ रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो देखिए, एज वी नो दैट द सेल हैज टू डू वर्क डन। आप जानते हैं कि सेल को कुछ काम करना पड़ता है, किस लिए? इन मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेसिस्टेंस। किसी भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस जब आप सेल को लगाते हो, जैसे कि हमने ये फिगर बना रखा है, किसी भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस जब आपने सेल को अप्लाई किया है तो इस सेल को काम करना पड़ेगा। किस लिए? तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, जिससे क्या हो, तो करंट इसके थ्रू फ्लो कर सके, है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस करंट को मेंटेन करने के लिए आपके सेल को क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अक्रॉस एनी रेसिस्टेंस ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द रेसिस्टर, सिंस द रेसिस्टर हैज नो एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी। तो ये जो भी काम करेगा उस काम को एनर्जी के रूप में स्टोर करने के लिए रेसिस्टेंस के पास जो है कोई एबिलिटी नहीं है। जैसे कैपेसिटर के पास एबिलिटी होती थी, कैपेसिटर जो है वो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में स्टोर कर सकता था अपने अंदर, लेकिन ये जो आपका रेसिस्टेंस है इसके अंदर इस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो ये स्टोर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्या करेगा वो? इसके द्वारा किए गए काम को, वर्क डन को, इस अपने थ्रू हीट एनर्जी के रूप में वो क्या करेगा? रिलीज कर देगा। ठीक है, तो वही बात कह रहे हैं कि रेसिस्टर हैज नो एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी, हैज द वर्क डन बाय द सेल is released from the resistance in the form of heat energy, and this phenomenon is known as heating effect of current. ठीक है, तो एक बार फिर से दोहरा दें कि सेल जब रेसिस्टेंस के थ्रू कोई करंट आई को फ्लो करवा रहा है तो सेल को इस करंट को फ्लो करवाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, और वो जो भी काम करता है वो हीट एनर्जी के रूप में आपका जो रेसिस्टेंस है वो बाहर रिलीज कर देता है। ठीक है, मैथमेटिकली आइए अब इसको देखते हैं। सॉरी, लेट ए सेल ऑफ ईएमएफ V इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस R। मान लिया कि कोई सेल है जिसका ईएमएफ V ले रहे हैं हम लोग। एक आइडियल सेल की बात करेंगे जिसका नेग्लेक्ट कर देना है इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो हम एक आइडियल सेल की बात कर रहे हैं जो मान के चलिए कि V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता है अक्रॉस ए रेजिस्टेंस R, और उसके फलस्वरूप I जो है करंट वो फ्लो होने लगता है थ्रू द रेजिस्टेंस या इन द सर्किट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t। तो हम t टाइम इंटरवल के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो चार्ज जो कि इस रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा t टाइम में, उसको आप कैसे लिख सकते हैं? I इंटू टी, चूंकि I एक कॉन्स्टेंट करंट होगा, t टाइम तक जा रहा है, तो I इंटू टी, क्यू बराबर I इंटू टी। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होगा। इलेक्ट्रिकल वर्क डन हमने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा है, Q इंटू वी। अगर ये V पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर में Q चार्ज फ्लो हुआ है तो फिर आपका Q इंटू वी आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और आप Q को IT रख दीजिए और V तो V है, तो एक ये भी हो गया ITV या VIT, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो V ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करेगा I इंटू आर, तो उसको भी जब आप पुट करेंगे तो W इलेक्ट्रिक आप लिख सकते हैं IT यहाँ से हो गया और V हो गया IR, कुल मिला के हो जाएगा W इलेक्ट्रिक I स्क्वायर RT। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ I। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ करंट के टर्म में I स्क्वायर RT हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और अगर आप V के टर्म में लिखना चाहते हैं तो I को आप वापस लिख दीजिए V बाय आर। तो V बाय आर को यहाँ पे हमने पुट किया, तो ये V बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर टी, तो ये देखिए एक आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ठीक है, तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ V। तो ये जो भी है I स्क्वायर आर टी या V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ये जो भी है ना, या फिर ये VIT, ये सब जो भी है, ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो है वो रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस से ये हीट एनर्जी के रूप में बाहर रिलीज हो जाता है। तो आप H का फार्मूला भी वही कह सकते हैं, I स्क्वायर आर टी कह लो, या V स्क्वायर बाय आर इंटू टी कह लो, या VI इंटू टी कह लो। ठीक है, सब ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा और इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पावर जिसको P से दिखाते हैं, हम जानते हैं पावर होता है क्या? वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन के लिए हमने देखा V स्क्वायर बाय आर इंटू टी था, तो V स्क्वायर बाय आर इंटू टी लिख दिया, नीचे में टाइम T हो गया, T कैंसिल हो जाएगा तो V स्क्वायर बाई आर।
और v को जब आप आई आर रखेंगे तो फिर ये फॉर्मूला इसमें भी आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी, या फिर आप आई स्क्वायर आर टी में टी से भाग दें तो उससे भी आपका आई स्क्वायर आर बचेगा, और या फिर आप वी आई टी है यहाँ भी आप टी से भाग दे तो वी इंटू आई बचेगा। तो ये तो पावर के 3 फॉर्मूले, वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर या वी आई, ठीक है। तो ये तीनों जगह जगह अलग अलग प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ यूज होगा। ऐसा यूनिट पर थोड़ा सा बात कर लें। ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो हो गया वो वाट हो गया, वाट कुछ और नहीं बल्कि जूल प्रति सेकेंड है। और जो अदर यूनिट कमर्शियल यूनिट है वो हॉर्स पावर होता है। तो एक हॉर्स पावर कभी भी पूछता है आपसे तो याद रखेंगे 746 वाट, ओके। 1 HP इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा यूनिट ऑफ जो ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है W, या फिर जो H हीट एनर्जी जो रिलीज हुई है, तो ये सब क्या है, वर्क डन या एनर्जी की यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई। और 1 जूल को आप फिर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो, देखिए ये क्या है, V और फिर I फिर T। तो V का हो गया वोल्ट, I का हो गया एम्पियर और T का हो गया सेकेंड। तो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड। तो 1 जूल को 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 सेकेंड भी कह सकते हैं। मतलब कि 1 जूल का वर्क डन यहाँ पे सेल करेगा कब, जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए अगर फ्लो करवा दे तो हम कहेंगे सेल ने कितना काम किया, सेल ने 1 जूल काम किया, ठीक है। तो उससे यहाँ कह सकते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर को ही हम वाट कह रहे हैं, यहाँ पे वोल्ट इंटू एम्पियर, उसको हम लोग वाट कहेंगे V इंटू आई, तो वाट हो जाएगा और इंटू सेकेंड हो गया। देखिए 1 यूनिट जो बिजली बिल आता है वो यूनिट में आता है, तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये होता है 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर 1 kWh। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1 किलो के लिए 10 पावर 3 फिर 60 इंटू 60 तो आएगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो ये याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी का सबसे बड़ा यूनिट हुआ। आइए बच्चों इन सवालों को देखें जरा, तो जरा सवाल पढ़िए। इन दी सर्किट सोन इन द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको एक सर्किट बना के दिखाया गया है। कहता है कि फाइंड द हीट डेवलप्ड अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का समय दे रहे हैं आपको, ईच रेसिस्टेंस के थ्रू कितना हीट डेवलप हुआ है सो बताना है इस सर्किट में। तो करना क्या है ऐसे में, हीट डेवलप का जो फार्मूला था आपको पता है, H इज आई स्क्वायर आर टी। जब भी किसी रेसिस्टेंस के थ्रू आपको कितना हीट जो है वो डिसिपेट किया है, डेवलप हुआ है वहां से, तो अगर निकालना है तो हमको इस फार्मूले की जरूरत पड़ती है, पता है ये बात। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इस सेल से जो मेन करंट आ रहा है वो कितने का आ रहा है जरा उसका पता लगाइए। तो उसके लिए जरूरत है हमको इसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की। तो आपने रेसिस्टेंस को सॉल्व करना देखा है, बहुत सिंपल होगा। 6 3 यहाँ पे पैरेलल में जा रहे हैं, इनका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, तो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 मतलब 9। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया 2। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 ओम हो गया। तो 2 और फिर बाकी सभी सीरीज में आ गए, तो 2 3 5 5 5 10 10 ओम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपका यहाँ बन रहा है। सो मेन करंट जो आई जाएगा वो कितना चला जाएगा, 10 ओम का था टोटल, तो 20/10 मतलब 2 एम्पियर का आपका यहाँ पे जो है ये करंट चलेगा। तो इस 3 ओम वाले से 2 एम्पियर का करंट चला गया, ठीक है। अब ये ही क्या करेगा, 2 एम्पियर यहाँ पे बटेगा। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। तो हमने क्या देखा था कि जहां पर अगर इसमें कुछ जा रहा है x, तो यहाँ पर चला जाएगा 2x, क्योंकि इसका ये डबल है तो करंट उसमें जितना जाएगा उसका डबल करंट इसमें जाएगा। अब 3x मिला करके कितना हो गया, 2 एम्पियर हो गया। तो x कितना हो गया, 2/3 एम्पियर। तो यहाँ पर चला गया 2/3 एम्पियर का करंट, और यहाँ पर कितने का करंट हो गया, तो इसका डबल मतलब 4/3 एम्पियर का करंट यहाँ पे आ गया। फिर ये दोनों वापस मिल करके और 2 एम्पियर का करंट यहाँ पर आ गए। इन दोनों को ऐड करेंगे फिर से 2 हो जाएगा, और उसके बाद ये 2 इस तरह से आ गया, ठीक है। अब चलिए हमको इस फार्मूले का यूज करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे कि हीट डेवलप्ड अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टेंस, यहाँ वाला जो है हमारे पास, तो वो कितना हो गया, आई स्क्वायर आर टी। आई इसका हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, आर कितने का हो गया 3, और टी टाइम दिया हुआ था 2 सेकेंड, 2 सॉल्व कर देंगे।
कितना हो जाएगा 24 जूल। ठीक है, उसी तरह से हीट डेवलप्ड अक्रॉस ये वाला 6 ओम, तो इसमें कितने का करंट था 2/3 का, तो आई स्क्वायर हो गया। आर कितना है 6 और टाइम आपका वही 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू 4/9 6 इंटू 2 मतलब 16/3 जूल, है ना। उसी तरह से हीट डेवलप्ड बाय ये नीचे वाला 3 ओम अगर देखा जाए तो इसमें कितने का करंट जा रहा है 4/3 का, तो आई स्क्वायर, आर की वैल्यू 3, टी की वैल्यू 2, सॉल्व करेंगे तो 32/3 जूल हो गया, है ना। हम से देख सकते हैं 16/9 हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा 3 और फिर 32/3। हीट डेवलप्ड थ्रू 5 ओम, तो 5 ओम के लिए देख लिया जाए आई स्क्वायर आर टी यहाँ भी हो गया 2 एम्पियर का हो गया करंट, आर हो गया 5, टी हो गया 2, 4 5 2 40 जूल आपका यहाँ पे जा रहा है, देख सकते हैं। तो ये सब जो हो गया इच रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हीट डेवलप हो रहा है वो आप देख सकते हैं 2 सेकेंड में, ये आपको कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें देखिए क्या कहता है कि ये सर्किट आपको दिया हुआ है, फाइंड द पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे ये देखिए 10 वोल्ट है, ये पावर सप्लाई कर रहा है, इसकी पावर बतानी है। फिर कहता है पावर कंजम्पशन बाय 4 वोल्ट बैटरी, ये कंजम्पशन इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए ये जो है ना चार्जिंग कंडीशन में आएगा, क्योंकि करंट 10 वोल्ट है, ये ज़्यादा है, तो ये इस तरह से मेन करंट को इस सर्किट में फ्लो करवाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके प्लस टर्मिनल से करंट एंट्री कर रहा है, तो ये चार्जिंग हो गया, तो ये कंजम्पशन में यूज हो जाएगा, ये कंज्यूम करेगा एनर्जी को। तो वही बोलता है पावर कंजम्पशन बाय 4 वोल्ट बैटरी, ये चार्ज हो रहा है, और ये सप्लाइड जो डिस्चार्ज हो रहा है 10 वोल्ट, ये बोल रहा है, और पावर डिसिपेटेड इन तीनों। तो सिंपली पहले करंट निकाल लीजिए आप, सर्किट का करंट कितना आ रहा है, तो आप देखिए 10 को 4 अपोज कर रहा है, तो 10 - 4 हो जाएगा नेट ईएमएफ, और बाय नेट रेसिस्टेंस जो कि 3 का है, तो कितना हो गया 6/3, 2 एम्पियर का करंट बना। तो इसके थ्रू जो हीट जनरेट होगा सिंपली, या जो पावर डिसिपेट होगा उसको आई स्क्वायर आर कहेंगे, तो P इक्वल टू कर दीजिए आई स्क्वायर आर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 12, है ना, 12 वाट पावर जनरेट हो रहा है इस 3 ओम के थ्रू। क्लियर है, तो ये हो गया आपका थ्रू 3 ओम, पावर थ्रू 3 ओम। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अभी 10 वाला करेंगे, पावर सप्लाइड बाई 10 वोल्ट बैटरी, कौन सा फार्मूला लगेगा, तो पावर के 3 फार्मूले थे, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर और भी इंटू आई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इंटू आई का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आर की कोई चर्चा नहीं है, तो इसमें भी इंटू आई को यूज करिए। 10 वोल्ट है तो 10, और करंट आपने निकाल लिया 2 का, मतलब 20 वाट या जूल प्रति सेकेंड। उसी तरह से पावर कंजम्पशन बाय 4 वोल्ट बैटरी, तो वही भी इंटू आई, तो V4 इंटू 2, तो कितना हो गया 8। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर सप्लाई 20 का हुआ है, जिसमें ये कंज्यूम कर लिया 8, तो 20 में से 8 घटा दीजिए 12 बच गया, वो 12 आपका इसके थ्रू यहाँ पे रिलीज हो गया, है ना, डिसिपेट हो गया। देख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। तो चूंकि सारा चीज़ हम लोग आइडियल केस में लेके चल रहे हैं, सो एनर्जी कंजर्वेशन आपको दिख रहा है साफ साफ वैलिड है। ठीक है, इसी तरह से और भी 1-2 सवाल हैं, उसको देखा जाए। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। देखिए कहता है कि इन दी फॉलोइंग फिगर दिया हुआ आपको, ईच ऑफ द 3 रेसिस्टेंसेस, ये 6 ओम 6 ओम और 6 ओम का तीनों रेसिस्टेंस, द रेटिंग ऑफ 24 वाट एंड रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम। ये कह रहा है कि अगर आपने इन रेसिस्टेंस के थ्रू
24 वाट से ज़्यादा एनर्जी अगर रिलीज करवाई, यहाँ पे 24 वाट 24 जूल प्रति सेकंड से ज़्यादा अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो फिर ये फ्यूज हो जाएगा। ये रेटिंग का ये मतलब हुआ, द रेटिंग ऑफ 24 वाट एंड रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम। ठीक है, मतलब कि आपको 24 जूल प्रति सेकंड से ज़्यादा इससे एनर्जी डिसिपेट नहीं करवानी है। अगर आपने उससे ज़्यादा करवाया तो फिर आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ दिस सर्किट। तो फिर इस सर्किट के थ्रू मैक्सिमम पावर कितना लिया जा सकता है। तो अगर इच रेसिस्टेंस के थ्रू मैक्सिमम आप 24 वाट का पावर डेवलप कर सकते हैं, तो पूरे सर्किट के थ्रू आप कितना पावर डेवलप करेंगे, ये पूछ रहा है बिना फ्यूज में। तो देखिए इसमें करना क्या होगा, जैसे कहा आपको कि 24 वाट जो है वो इच रेसिस्टेंस की कैपेसिटी है, तो आप 24 वाट के अकॉर्डिंग ये पता लगा लो, जैसे कि ये वाला जो आपका रेसिस्टेंस दिख रहा है, इसके थ्रू तो सारा का सारा सर्किट का करंट फ्लो होना ही होना है। तो मैक्सिमम ये कितना करंट बर्दाश्त कर सकता है। तो फार्मूला क्या है, पावर का फार्मूला हो गया आपका आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर। पावर 24 के करस्पॉन्डिंग आप देख लो, तो 24 इक्वल टू आई स्क्वायर और रेसिस्टेंस है 6 का, तो यहाँ से हमको आई स्क्वायर बन गया 4, जो कि आई दे दिया आपको 2 एम्पियर। तो मैक्सिमम यहाँ पर जो हम फ्लो करवाएंगे 2 एम्पियर का करंट फ्लो करवाएंगे। कहने का मतलब किसी भी रेसिस्टेंस से आप 2 एम्पियर से ज़्यादा का करंट फ्लो नहीं करवा सकते। तो ठीक है, 2 एम्पियर का यहाँ करवा दीजिए, और 2 अगर यहाँ होगा तो ये दोनों बराबर बराबर है, तो बराबर बराबर करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 1 एम्पियर इसमें भी और 1 एम्पियर इसमें भी। तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट होने पर है। अभी 1 एम्पियर कराएंगे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप 1.5 एम्पियर करवाओगे तो नुकसान हो जाएगा, इनको नहीं होगा लेकिन इनको हो जाएगा, क्योंकि ये 3 एम्पियर बन जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए आपका 1 एम्पियर यहाँ से, 1 एम्पियर यहाँ से, 2 एम्पियर यहाँ से। तो सर्किट में इधर से आप मैक्सिमम 2 एम्पियर का करंट फ्लो करवा सकते हो। तो इस चक्कर में टोटल सर्किट का क्या रेटिंग हो जाएगा, क्या पावर बनेगी टोटल। तो यहाँ से भी जनरेट होगा एनर्जी कंजम्पशन, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो आपने 24 के हिसाब से कर दिया। अब इनको देख लीजिए कि ये कितना कर रहे हैं, तो आई स्क्वायर आर इनमें भी लगा दीजिए। तो मान के चलिए मैं इसको कह रहा हूँ P1 P2 और ये आपका हो गया P3। तो पावर टोटल जो आपका बनेगा P1 प्लस P2 प्लस P3, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी सीधा जोड़ देना है। तो P1 क्या होगा, आई स्क्वायर आर, तो 1 का स्क्वायर इंटू 6, तो 6 हो गया। P2 भी उतना ही है 6, और P3 आपने देखा 24। आई स्क्वायर आर भी ऐसे करोगे तो वही आएगा 4 इंटू 6 24। तो ये टोटल कितना हो गया 36, है ना। तो 36 वाट आपका सर्किट का पावर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो सवाल समझने भर का था, तो आराम से समझ गए कि एक रेसिस्टेंस जो भी है आपका 6 ओम 6 ओम 6 ओम वाला, वो मैक्सिमम 24 वाट को बर्दाश्त कर सकता है। तो फिर पूरे सर्किट को हम लोग सोच रहे हैं कि इससे कितना मैक्सिमम पावर आप ले सकते हैं। तो 36 वाट तक का आप ले सकते हैं। इसके थ्रू 2 एम्पियर और इन दोनों के थ्रू 1 एम्पियर फ्लो करवा देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, सर्किट बिना फ्यूज हुए आपका काम करेगा। ओके, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ 2 बल्ब्स, 2 से ज़्यादा बल्ब भी दिए जा सकते हैं, बट आपके नीट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि आपको 2 ही देगा। अगर 2 से ज़्यादा हुआ तो भी रिजल्ट इसी तरह का आता रहेगा आपका। जैसे कि अगर 3 जोड़ दिया एक साथ, तो 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, इस तरह से आपका बढ़ता रहेगा। 4 जोड़ दिया तो प्लस 1/P4 एंड सो ऑन। लेकिन हम मान के चलते हैं कि 2 ही देता है, तो हम लोग उसी पर स्टडी करेंगे। तो देखिए 2 बल्ब हो गया, उन दोनों को आपने सीरीज में रखा। तो यहाँ पर जैसे ये रेटेड पावर लिखता है ना, तो ऐसे बोल देगा कि इस बल्ब का रेटेड पावर P1 है। ठीक है, P1 कहने का मतलब क्या हुआ, तो P1 कहने का मतलब यहाँ से समझिए, P1 इज द रेटेड पावर ऑफ बल्ब एट वोल्टेज V। तो ये कहेगा जैसे होता है ना कि 220 वोल्ट पर आप अगर इस बल्ब को ले जाते हैं तो वो 100 वाट की रोशनी देगा, इस तरह का 100 वाट का पावर जनरेट करेगा, ये बोल देता है। तो वही हो गया, 220 वोल्ट पर जब आप उसको कनेक्ट करते हैं तो जो बल्ब है आपका, वो आपका कितना पावर जनरेट कर रहा है, उस पर लिखा हुआ रहता है बल्ब पर। 100 वाट का हो गया, 80 वाट का हो गया, है ना। जैसे आजकल तो एलईडी वगैरह चलता है, ये सब तो 9 वाट 10 वाट
ऐसे करके दिखा रहा है। लेकिन जो पुराने समय में शीशा वाला बल्ब चलता था, फिलामेंट वाला, उसमें जाके देखिएगा तो स्पष्ट रूप से आपको लिखा हुआ मिलेगा। या और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, फैन वगैरह है, उसमें भी मिल जाएगा लिखा हुआ। तो उसको हम लोग रेटिंग बोलते हैं कि कितने वोल्ट पे लगाने पर वो कितना पावर को जनरेट करेगा। ठीक है, तो वही है रेटेड पावर। तो P1 रेटिंग करके दिया, P2 रेटिंग करके दिया, मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको V वोल्ट पर अकेले लगाते, V वोल्ट पर अकेले लगाते तो P1 पावर जनरेट हो जाता। लेकिन अब जब आप ऐसे दो बल्ब को सीरीज में लगा दीजिएगा तो V तो हम अकेले एक बल्ब को लगाते तब उसके अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता, लेकिन अभी तो दो लगा दिए तो अब उसमें कुछ अलग क्रिएट हो जाएगा, V1 क्रिएट हो जाएगा और दूसरे के अक्रॉस V2 क्रिएट हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। सीरीज में लगाएंगे तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। जब अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो फिर ये पावर भी अलग अलग जनरेट करेगा। जो रेटिंग किया हुआ पावर P1 है वो पावर आपको नहीं मिलेगा, उसके जगह कुछ और मिलेगा। उसके जगह मान के चलिए P1 डैश मिला, कुछ और मिला। ठीक है, तो ये बात आ जाती है। और उसी तरह से इसके अक्रॉस भी आपको जो पावर मिलेगा वो कुछ अलग मिलेगा, P2 डैश मिलेगा। उन दोनों को जोड़ करके अब आपसे पूछता है कि टोटल आपको कितना पावर जनरेट होगा। तो टोटल पावर जनरेशन के लिए आपको ये फार्मूला याद में रखना है, 1/P इक्विवेलेंट बराबर जो भी रेटिंग में दिया हुआ है 1/P1 प्लस 1/P2। अगर दो से ज़्यादा लगा दिया तो प्लस करके 1 बाय करके जोड़ते जाइए इस तरह से। तो दो के लिए कर रहे हैं तो P इक्विवेलेंट सॉल्व होगा, क्या हो गया P1 P2 बाई P1 प्लस P2। चलिए कैसे हुआ ये इसको समझते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन लोग यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए जो भी P इक्विवेलेंट डेवलप होगा तो ये क्या करना है, हमको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेना है। मान लीजिए कि R1 इसका रेसिस्टेंस है, R2 इसका रेसिस्टेंस है, तो इसका जो P1 बनेगा, जो रेटिंग पावर दिया हुआ रहेगा, वो क्या होगा V स्क्वायर बाय R1, और जो इसका बनेगा वो क्या होगा V स्क्वायर बाई R2, इस तरह से रहेगा। और दोनों का आपका जो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनेगा वो R1 प्लस R2 बनेगा। तो हमारा, और ये R1 प्लस R2 जो है इस V से कनेक्टेड है, तो हम लोग का जो टोटल इक्विवेलेंट पावर बनेगा V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट, जो कि R1 प्लस R2 इस तरह से बन जाएगा। और उसके बाद फिर R1 को आप यहाँ से निकाल के रख दीजिए, R1 बराबर V स्क्वायर बाय P1 हो जाएगा, और R2 भी क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय P2। तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे, उसको रख दिए। अब आप देख सकते हैं कि ये V स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। एलसीएम लेकर के ऊपर दे दीजिए तो P1 P2 बाय P1 प्लस P2 आ जाएगा। यही P इक्विवेलेंट था। और ये चीज़ कब आता है, जब आप इसको इस तरह से अरेंज करके लिखते हैं तो यही चीज़ उलट के आ जाता है ना। तो ऐसे करके इसका हो गया। तो कहने का मतलब है जब आप सीरीज में दो बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो जो पावर कंजम्पशन होगा, जिसको आपको क्वेश्चन में कहेगा ब्राइटनेस बताइए, ज़्यादा ब्राइट कौन कर रहा है, तो ब्राइटनेस जितना पावर कंज्यूम करेगा उतना ब्राइट दिखेगा, उतना चमकेगा बल्ब। तो ब्राइटनेस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो जो भी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ होगा उसके कारण। क्योंकि इस केस में, सीरीज के केस में करंट होता है कांस्टेंट, जो भी करंट इसके थ्रू जाएगा वही करंट इसके थ्रू जाएगा, और करंट जब इसके थ्रू जाएगा तो फिर हमारा इसके थ्रू जो पावर डेवलप होगा वो I स्क्वायर इंटू R होगा, है ना। I स्क्वायर इंटू R होगा, और I कांस्टेंट है तो इसका मतलब जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा इन दोनों में, इस बल्ब का जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उसका जो होगा ब्राइटनेस उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि वो उतना ज़्यादा पावर को कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि V1 बराबर I इंटू R1। V1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे I इंटू R1। I दोनों में सेम है तो R1 ज़्यादा होगा तो V1 भी ज़्यादा होगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। यहाँ पर ये बात हो जाएगी। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा या जिसके अक्रॉस ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो ज़्यादा ब्राइटर शो होगा। और जो रेटिंग के मामले में देखिएगा तो रेटिंग जिसका कम होगा वो वाला जो होगा ज़्यादा। चूंकि देखिए ये वाला फॉर्मूला चलेगा, पावर जो रेटिंग दिया हुआ होता है वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पर दिया हुआ रहता है, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, उस सब पर रहता है। तो V स्क्वायर बाय R1 करेंगे तो पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेटेड पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्चुअल रेसिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पर जो R1 होगा और वो जो P1 होगा वो क्या इन्वर्स रिलेशन में लेकर के चलना है। तो जहाँ पर रेसिस्टेंस जिसका हम कह रहे हैं कि ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ब्राइटर शो करेगा, तो रेसिस्टेंस उसी का ज़्यादा होगा जिसका रेटिंग वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब का
पी रेटेड कम होगा या रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा या जिस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस भी सबसे ज़्यादा होगी। और ये सारा कारण बन रहा है क्यों? क्योंकि आई इज कॉन्स्टेंट इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसी बात को लिख देते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन बल्ब ऑफ लेसर वाटेज will give more bright light and potential difference developed across it will be more। ठीक है, चलिए अब हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू बल्ब्स कर दिए, दो बल्ब को अगर पैरेलल में हम लोग कनेक्ट कर दिए तो अब इस केस में क्या होता है कि दोनों के अक्रॉस जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो दोनों पर एक जैसा लगता है, लेकिन करंट इस बार अलग अलग हो जाएगा। सीरीज में करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में अलग अलग डेवलप हुआ था, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट अलग अलग जाएगा। तो आपका जो पावर बनेगा, इसका जो रेटेड पावर है वो तो जो यहाँ फार्मूला था वही यहाँ चलेगा, v स्क्वायर बाई R1 है ना। रेटेड पावर का मतलब कहता है कि आप अगर इसको v वोल्ट के अक्रॉस डायरेक्ट लगाते हैं तो आपको P1 पावर मिलेगा, तो इसका मतलब R1 निकालना होगा, तो v स्क्वायर बाई P1 इस तरह से कर सकते हैं। सो P1 इज v स्क्वायर बाई R1। तो यहाँ पे P2 भी v स्क्वायर बाई R2 इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ I1 गया, इसमें कुछ I2 गया, दोनों मिला के यहाँ से चला होगा I, और ये भी आपने रखा जो दोनों पर अप्लाई हुआ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं करना है, जो सर्किट से टोटल पावर कंजम्पशन आएगा वो दोनों के पावर को आपको सीधा सीधा जोड़ करके लिख देना है। क्यों? क्योंकि आपको जब रेटिंग में बोला कि इसको V के अक्रॉस लगाओगे तो P1 डेवलप करेगा, तो V के अक्रॉस तो आपने लगा ही दिया ना, पैरेलल कनेक्शन में तो वो V के अक्रॉस ही लगा हुआ है, तो इसलिए जितना भी पावर इस पर लिखा हुआ है वो उतना ही डेवलप कर देगा। P1 प्लस P2 आप इसको अगर और भी लगाएगा तो जोड़ते चले जाएंगे, सिंपल है। हाँ, अब दूसरी बात कि ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी, अगर ये चीज हमको पता लगाना है तो देखिए हम जानते हैं पैरेलल कनेक्शन में जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा, सिंपल। और वैसे भी फार्मूला आप उठा के चलो v स्क्वायर बाई R, तो वो साफ बता रहा है जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसका आपका पावर जो होगा वो कम हो जाएगा, तो जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पी रेटेड वैल्यू जो होगा वो कम हो जाएगा। तो वही बात हो गया, पावर कंज्यूम्ड या ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर आई को लेकर के चलेंगे, करंट जिसमें ज्यादा जाएगा है ना उसका आपका पावर डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा, और करंट ज्यादा उसी में जाएगा जिसमें रेसिस्टेंस कम होगा, तो रेसिस्टेंस जिसमें कम होगा सो 1/R के हिसाब से ब्राइटनेस चलेगा। और चूंकि पी रेटेड और आर इनवर्स रहता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका पी रेटेड ज्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस सीधी सीधी ज्यादा हो जाएगी। तो जिसका भी आपको रेटेड वैल्यू ज्यादा दिया हुआ है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी, उसकी रेसिस्टेंस कम हो जाएगी, और रेसिस्टेंस कम होने की वजह से उसके थ्रू जो करंट चलेगा वो उतना ज्यादा हो जाएगा। पैरेलल कनेक्शन में हम जानते हैं कम रेसिस्टेंस के थ्रू ज्यादा करंट जाता है, इसीलिए ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल टू करंट आई, जिसमें ज्यादा करंट उसकी ब्राइटनेस ज्यादा, या फिर कह सकते हैं इसका ब्राइटनेस ज्यादा उसमें ज्यादा करंट, और उसका रेसिस्टेंस कम और उसका रेटेड वैल्यू हाई रहेगा, इसलिए वो ज्यादा ग्लो कर रहा है। ठीक है, एट कांस्टेंट पोटेंशियल। तो लिख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में बल्ब ऑफ ग्रेटर वाटेज विल गिव मोर ब्राइट लाइट एंड मोर करंट विल पास थ्रू इट। ठीक है, इसको सीधे समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर इक्विवेलेंट P1 प्लस P2 ऐसे भी दिख जाएगा, नहीं तो इसके अक्रॉस भी v स्क्वायर बाय R1 ले लो, इसके अक्रॉस v स्क्वायर बाय R2 ले लो, दोनों को सम अप कर दो, v स्क्वायर बाय R1 यही P1 था ये P2 था, सो ये सीधा सीधा P1 प्लस P2 हो गया। क्लियर है ये? तो ये बल्ब पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चंस आपको जगह जगह पे क्वेश्चन बैंक में भी मिलता है, और जहाँ पे आप टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो वो सब में भी मिलेगा। तो आइए कुछ सवाल हम लोग इस पर भी बना के देखते हैं। तो आइए बच्चों, ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 2 bulbs having rating of 60 watt 220 वोल्ट। ठीक है, रेटिंग दिया हुआ है कि 220 वोल्ट पर अगर आप इस बल्ब को कनेक्ट करोगे तो ये बल्ब 60 वाट यूज करेगा, ठीक है, कंजम्पशन करेगा। एंड 100 वाट, ये कब, ये भी 220 वोल्ट पर, तो 220 वोल्ट पर जब लगाएंगे तो ये 100 वाट। कहा कि इनको ज्वाइन करना है, एक बार कहा सीरीज में, एक बार कहा पैरेलल में, तो किस केस में आपका जो ये ग्लो होगा वो ब्राइटर होगा, वो किस केस में ज्यादा ब्राइटर होगा, कौन सा बल्ब, है ना। तो पहला वाला अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि जब आप सीरीज कनेक्शन में डालिएगा तो क्या होता है, सीरीज में करंट दोनों के थ्रू सेम चलेगा,
और पावर फार्मूला हो गया आई स्क्वायर इंटू आर, सीधा सीधा। तो करंट जब सेम है तो सीधा पता चल रहा है कि आई प्रोपोर्शनल टू सॉरी आई स्क्वायर आर हो गया, तो पावर प्रोपोर्शनल टू आर। तो जिसका रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा वो वाला ज्यादा ग्लो करेगा। अब रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा किसका होगा, तो जिसका पावर रेटिंग कम होगा। क्यों? क्योंकि पावर बराबर आपने पढ़ा था v स्क्वायर बाय आर। तो v के जगह कौन सा v है, ये 220 वाला है, तो 220 वाला यहाँ आ गया, आर देखिए नीचे आ गया, दोनों को तो 220 पर ही ना कनेक्ट करना है, इसलिए v बिकम कांस्टेंट यहाँ पे। तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जिसका ये रेटिंग पावर है, ठीक है, रेटेड है, तो जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसका पावर रेटिंग ज्यादा होगा, और जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर रेटिंग कम होगा। तो यहाँ कह रहा है कौन ग्लो करेगा, तो हमने पता लगाया कि जिसमें आई स्क्वायर आर है, आई दोनों में सेम है, तो जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वो ग्लो ज्यादा करेगा। रेसिस्टेंस ज्यादा वही होगा जिसका पावर कम होगा। तो पावर कम इनमें किसका दिख रहा है, ये दिख रहा है 60 वाट। तो पहला का आंसर हो जाएगा, यही लिख देता हूं पहला, 60 वाट और 220 वोल्ट विल ग्लो ब्राइटर, ठीक है। दूसरा, जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल का क्या कंसेप्ट पढ़े थे अभी, पैरेलल में क्या होगा, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो जाएगा। तो जो भी रेटिंग किया हुआ है, जैसा रेटिंग किया हुआ है वैसा आपको पावर मिल जाएगा। तो ज्यादा रेटिंग ज्यादा पावर, तो रेटिंग किसका ज्यादा है, 100 वाट सेकेंड वाले का है, तो हम लोग 100 वाट में ज्यादा। तो घर में जो कनेक्शन होता है हाउस होल्ड में वो सब पैरेलल में ही होता है, इसलिए आप उसमें ज़्यादा वाटेज का लगाते हैं तो आपको ज़्यादा रोशनी आती है, ठीक है। घर में जो भी अप्लायंसेज यूज होते हैं सभी पैरेलल सर्किट से होते हैं, जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा पावर का लगाओगे तो ज़्यादा आएगा, कम पावर का लगाओगे तो कम आएगा। पैरेलल सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन है हाउस होल्ड वगैरह में, ठीक है। चलो ये बात हो गई। दूसरा सवाल पढ़िए, इसी तरह से तीसरा पढ़िए, चौथा पढ़िए और खुद एक बार अटेम्प्ट लीजिए। तो चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें, सवाल को अच्छे से नोट कर लें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 बल्ब्स हैविंग रेटिंग 40 वाट एंड 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट आर ज्वाइंड इन सीरीज वाली बात है। एंड अल्टरनेटिवली एक बार 300 वोल्ट का कनेक्शन दिया और दूसरी बार में 440 वोल्ट का हमको अप्लाई करना है। तो कहता है फिर फाइंड कीजिए कि कौन सा फ्यूज करेगा इन ईच केस, मतलब कि 300 वोल्ट डाले, इनमें से कोई फ्यूज करेगा तो बताइए, फिर 440 डालेंगे और फिर अगर फ्यूज करेगा तो बताइए, ऐसा कहता है। तो इसको क्या करना है, पहले 300 लगा के देखना है, ठीक है। तो इससे पहले क्या करो आप, जब आपको ये रेटिंग दी हुई है 40 वाट 220 वोल्ट, तो आप R1 फाइंड कर सकते हैं, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा फर्स्ट बल्ब का। तो v स्क्वायर बाय पी का फॉर्मूला यूज करना है, 220 गुना 220 बटा 40, सॉल्व कर लीजिएगा, 1210 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से R2 यहाँ से 220 गुना 220 बटा 100 सॉल्व करेंगे, 484 आ जाएगा। जब यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाए तो कोशिश करना है कि क्या ये कितने से भाग लग जा रहा है, जरा उसको अगर फाइंड कर सके तो बेटर होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2.5 टाइम्स में आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स R2। 484 को 2.5 से मल्टीप्लाई करिएगा, 1210 आ जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो R1 है दिस इज 2.5 टाइम्स R2। इससे क्या फायदा होगा तो समझिए। अभी अब आप 300 वोल्ट इसको लगा रहे हैं, पहला वाला सवाल को सॉल्व करने चलेंगे। 300 वोल्ट आपने लगाया तो क्या होता है कि I तो दोनों में सेम ही जाएगा, I इंटू आर के हिसाब से आपका करंट चलता है, राइट। I इंटू आर के हिसाब से करंट चलता है। I क्या गया हमको नहीं पता, अभी छोड़ दीजिए उसको। I इंटू आर के हिसाब से करंट चल रहा है, तो इसका जैसा भी रेसिस्टेंस होगा I इंटू R1 यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और I इंटू R2 यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जैसा रेसिस्टेंस का रेशियो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस भी उसी हिसाब से आपका बटेगा। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना टाइम्स ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब हमको जब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि R2 जो है वो R1 जो है वो R2 से 2.5 गुना ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पर 2.5 गुना ज़्यादा पोटेंशियल आएगा। तो अगर मैं मान के चलूँ कि यहाँ पे X है पोटेंशियल पहले के अक्रॉस, तो दूसरे के अक्रॉस 2.5 गुना ज़्यादा पोटेंशियल आएगा।
ठीक है, क्योंकि वही करना है हमको। I इंटू R1 यहाँ करोगे, I इंटू R2 यहाँ करोगे, तो इसका जितनी होगी उसी 2.5 टाइम्स यहाँ होगी। चलिए अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। तो 2.5 प्लस 1 क्या हो गया 3.5x। तो 3.5x को 300 आप कहेंगे तो x कितना हो गया 300 अपॉन 3.5। सिंपल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि अगर ये 220 वोल्ट से कम है तब तो फिर ये बल्ब सरवाइव करेगा, और ये भी सॉल्व करने पर देखेंगे कि ये भी अगर 220 वोल्ट से कम है तो ये बल्ब भी सरवाइव कर जाएगा। तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आ गया देखिए जरा, 300, एक काम करिए 3.5 है, इसको 7/2 लिखते हैं 2, तो ऐसे हो गया 600/7। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 8 से जा रहा है 56, 40, 35, 50, लगभग ये इतना। ठीक है, यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, चलो 1 भी कर दिया। तो इतना वोल्ट आपका एक्स बन रहा है, मतलब कि फर्स्ट के अक्रॉस 85.71 आएगा। तो फर्स्ट विल सर्वाइव। ठीक है, सो फर्स्ट बल्ब विल सर्वाइव, इस केस में आराम से सर्वाइव करेगा। और दूसरा जो है उसके अक्रॉस आ रहा है 2.5x, तो जरा उसको भी सॉल्व करें। 2.5x कितना होगा, 2.5 जिसको हम 5/2 लिख सकते हैं और इंटू 85.71। ठीक है, इसको भी देख लेंगे कितना होगा। तो चलिए पहले गुना ही कर लो। देखिए तो क्या दिख रहा है हमको, 220 से कम है, ये भी 220 से कम था, तो ये भी सरवाइव कर गया। सो सेकेंड विल सरवाइव ऑल्सो। तो दूसरा बल्ब भी क्या होगा, सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि 220 से कम है। सिंपल है यहाँ पर। तो इस तरह से आप सीरीज कनेक्शन में आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहीं पर सवाल पूछ लूँ कि ब्राइट कौन होगा, तो सिंपल सी बात है, I² R का हिसाब किताब चलेगा। I दोनों में सेम था, तो रेसिस्टेंस आपका जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, वो ज़्यादा ब्राइट करेगा। तो रेसिस्टेंस किसका ज़्यादा है, तो आपने निकाला R1 वाले का रेसिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो R1 वाले का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, करंट तो दोनों में सेम ही जाएगा। सो ये वाला जो 40 वाट आप दिखा रहे हो, ये वाला ज़्यादा ब्राइटर होगा। ठीक है, और ये वाला कम होगा। चलिए, तो इसी तरह से आप ये 440 वाला खुद से कर सकते हैं। क्या, बस क्या करना है, इस बार 3.5x को नंबर 2 के लिए जब आप सॉल्व करोगे, मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं यहाँ पे, नंबर 2 के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो 3.5x को फिर क्या करना है, यहाँ पर 440 कर देना है। ठीक है, 440 यहाँ से फिर हम x निकालेंगे 440 अपॉन 3.5, फिर सॉल्व करके देखेंगे ये कितना आ रहा है, 220 से कम आया तो ये सरवाइव कर जाएगा। फिर उसको 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आगे देखेंगे, तो अगर 220 से ज़्यादा आया तो फिर ये सरवाइव नहीं करेगा, फ्यूज हो जाएगा। तो 440/3.5, चलिए मैं थोड़ा सा देख लूँ, 440/7 इधर हो गया, 2 यहाँ हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा आपको, 880/7, चलिए इतना वोल्ट, तो 125.7 वोल्ट आया। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इतना वोल्ट अगर आ गया तो ये तो अभी भी कम है 220 से, तो पहला तो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन दूसरे के सरवाइव करने का बिल्कुल चांस नहीं है। 125 भी अगर रहता तो 2.5 टाइम करेंगे तो वो 220 से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो दूसरा वाला निश्चित रूप से इस बार फ्यूज हो जाएगा। तो वो कितना आएगा वो आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतना तो डेफिनेट है आंसर के लिए, तो मुझे यहीं से आंसर पता चल जाएगा कि दिस इज ग्रेटर देन 220 वोल्ट। सो क्या होगा, नंबर 2, सेकेंड बल्ब विल
बी फ्यूज्ड, ठीक है, फ्यूज होगा। तब अब अगर यहाँ पूछेंगे कि कौन ज़्यादा ब्राइट होगा तो बताइए, तो भाई ये तो फ्यूज ही हो गया ना, तो ये ज़्यादा ब्राइट होगा तो नहीं। जब एक फ्यूज हो गया तो सीरीज में है, करंट ही फ्लो होना बंद हो जाएगा, समझे। तो जैसे ही आप सर्किट को ऑन करेंगे वैसे ही एक ग्लो के साथ ये फ्यूज हो जाएगा और ये भी बंद हो जाएगा। तो ये भले फ्यूज ना हो लेकिन जलेगा भी नहीं, क्योंकि सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब आप जरा ये दोनों भी फटाफट देखिए, मैं बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस क्वेश्चन से ही लिंक्ड है। तो साफ कह रहा है कि बताइए कि इन एवब एग्जांपल वी ज्वाइन द बल्ब्स इन पैरेलल, अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट करते और 300 वोल्ट आपने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया होता, तो कहता है विच ऑफ द टू बल्ब विल फ्यूज। तो भाई 300 वोल्ट जो हो गया ये तो दोनों के क्रॉस आ जाएगा, और लास्ट टाइम आपने क्या देखा था, रेटिंग तो 220 की ही थी, तो 220 से ज़्यादा जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो दोनों का दोनों फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आपका सर्वाइव नहीं करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, Which of the two bulb will fuse? तो both bulbs will fuse, ठीक है, दोनों फ्यूज हो जाएंगे, सीधी सी बात है। 300 अप्लाई करोगे वो 300 दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। सीरीज होता तो यही 300 बढ़ जाता जैसे हमने बांटा, लेकिन पैरेलल में क्या होगा, दोनों पे अप्लाई हो जाएगा तो दोनों फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट देखिए इनको। तो नेक्स्ट सवाल भी बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लिया जाए, देखिए क्या कहता है। फिगर शोज 3 आइडेंटिकल बल्ब्स ए बी एंड सी। आइडेंटिकल कहने का मतलब सभी एक जैसे हो गए, सभी की रेजिस्टेंस की वैल्यू एक समान होगी, रेटिंग से एक समान होगा। विच आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ सप्लाई वोल्टेज वी से कनेक्ट किया। व्हेन द स्विच एस इज क्लोज, यहाँ पे क्लोज करना है, देन डिस्कस द चेंज इन द इल्यूमिनेशन ऑफ द थ्री बल्ब्स। तीनों के इल्यूमिनेशन में क्या चेंजेस आएगा, मतलब स्विच को बंद करने से पहले, मतलब स्विच को ऑन करने से पहले और स्विच को ऑन करने के बाद इल्यूमिनेशन में क्या अंतर आएगा उसके बारे में डिस्कस करना है। और द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, तो स्विच को बंद करने से पहले और बंद करने के बाद पावर, पहले का और बाद का, इन सब का कंपैरिजन करना है आपको, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे। कहता है कि अभी भी है आपका और स्विच ओपन है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं व्हेन स्विच एस इज ओपन। तो इस केस में क्या होगा, ये जो V है, चूंकि तीनों आइडेंटिकल है, आप देख सकते हैं सीरीज में ऐसे जा रहा है, और तीनों रेसिस्टेंस चूंकि एक जैसा है तो पोटेंशियल का बंटवारा भी एक जैसा हो जाएगा। तो सभी के अक्रॉस V/3 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 हो जाएगा, सिंपल है, V/3 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 हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं V²/R होता है, तो मान लिया कि इनका रेसिस्टेंस जो होगा इस बल्ब का वो R है, और अभी V/3 का स्विच क्लोज होने से पहले आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है। तो पावर क्या होता है, V²/R। तो आपका इच बल्ब के थ्रू, जैसे ए के थ्रू आपका हो गया, सबके थ्रू बराबर ही हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो PA PB PC तीनों के अक्रॉस सेम सेम चलेगा, तो V²/R। तो कितना हो गया, V²/9R। इसको कुछ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा P, ताकि कंपैरिजन कर सके बाद में। व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड, ठीक है, S को जब आपने क्लोज किया तब क्या हुआ, तो देखिए जैसे ही आप इसको क्लोज कीजिएगा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गई, करंट जो इधर जाएगा अब उधर जाएगा नहीं, सीधा लौट आएगा। तो मतलब आपका पीसी जो हो गया उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल तो बना ही नहीं, जीरो हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा उसका पावर। तो इसको अब मैं मिटा रहा हूँ, और अब नया स्विच क्लोज होने के बाद, तो इसके अक्रॉस तो पावर आपका जीरो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ही जब जीरो हो गया तो पावर भी, करंट भी नहीं जाने वाला, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होगा, इनमें तो करंट चलेगा अभी, ठीक। ये मानते हैं कि जो भी रेटिंग वेटिंग है वो आपका सफिशियंट है, वो फ्यूज व्यूज नहीं होने वाला कोई। तो यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है, तो V/2 यही बढ़ जाएगा आधा आधा, जैसे 3 था 3 पार्ट में बटा, अभी क्या होगा 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, V/2 करके हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स आपके क्रॉस पोटेंशियल पहले V/3 था, V/2 हो गया, तो इल्यूमिनेशन बढ़ेगा। तो आपका इस बार PA और PB जरूर आपस में बराबर होंगे, और आपका यहाँ पर लिख सकते हो PC 0 एंड PA PB बराबर होगा, वो कितना होगा, तो V²/R के फॉर्मूले के हिसाब से V/2 का होल स्क्वायर बाय R, तो V²/4R, ठीक है। अब ये कितना P हुआ, अगर ये हम इसको देखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक काम करो,
आपको क्या पूछा है, द इल्यूमिनेशन ऑफ द थ्री बल्ब्स। तो इल्यूमिनेशन ऑफ द थ्री बल्ब्स में स्विच को क्लोज करने के बाद तीसरा बल्ब बुझ जाएगा, कोई इल्यूमिनेशन नहीं होगा। इन दोनों में इल्यूमिनेशन होगा और इल्यूमिनेशन बढ़ा हुआ होगा v²/4। पहले अगर v²/9 आर हो रहा था तो अब v²/4 आर हो जाएगा। तो कितना टाइम्स है ये, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो v²/4 आर डिवाइडेड बाय v²/9 आर करना पड़ेगा। v² तो कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के 9/4। तो 9/4 को क्या बोलना है, 2.1 10 है ना, 8 और उसके बाद आपका 1 को 10 हो गया, 8 1 हो गया ना, तो फिर 4 8 हो जाएगा और फिर हमको लगता है 5 आ जाएगा। कैसे भाग दे रहे, देखिए तो 4 8 हो गया आपका, 2 10 बचा, दशमलव आ गया, फिर 4 8 हो गया, 2 बचा, 5 आ गया, ठीक है 2.25 ही आएगा। तो 2.25 टाइम्स आपका P बन जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो होंगे इसको आप क्या कहेंगे, 2.25 कह सकते हैं हिंदी में। तो 2.25 टाइम्स आपका ज़्यादा ब्राइटनेस इस ये लोग ग्लो करेंगे। ये दोनों पहले जितना ब्राइट हो रहा था उससे दोगुने से भी ज़्यादा ब्राइटनेस रहेगी इनकी। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला वाला। दूसरा का डिस्कशन करेंगे, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो पहले कितना पावर डिसिपेट हो रहा था, पावर इनिशियल स्विच को ओपन जब था तब की बात कर रहे हैं। तो तब की पावर तो भैया तीनों की एक समान थी, तो 3 टाइम P था, 3P था, ओके। और पावर फाइनल को जब हम देखना चाह रहे हैं तो पावर फाइनल में मुझे ये 2 बार मिला, मतलब 2 टाइम्स 2.25 P मिला और बाकी तो PC तो आपका 0 था। तो ये कितना हो गया 4.5, 4.5 गुना। तो ये पहले का पावर 3P था, अभी का पावर 4.5 टाइम्स P है। तो अगर इनका रेशियो अगर आप देखिएगा तो फाइनल पावर भी आपका बढ़ा है, और कितने से बढ़ा है तो वो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1.5 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो P फाइनल इज 1.5 टाइम्स P इनिशियल, ऐसे आंसर कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ठीक है, ये सब थोड़ा सा गुना भाग आप अपना आराम से चेक करते रहें घर पे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में आपका यहाँ तक जो है पावर और हीटिंग इफेक्ट वगैरह इस पर ये सब कवर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसमें आपको पोटेंशियोमीटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और भी है आपका वोल्ट मीटर, आमीटर, उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मीटर ब्रिज वगैरह है और उनमें भी सवाल जवाब आते रहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशंस हो जाते हैं वहाँ पर, तो हम लोग देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो भी। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अच्छे से कवर करके रखिए। थैंक यू वेरी मच।